रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करने के नाम पर असम के मुसलमानों को टारगेट किया गया है, क्योंकि जिन 40 लाख लोगों के नाम रजिस्टर से गायब हैं उनमें पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे भी शामिल हैं। असम के पूर्व डिप्टी स्पीकर की पत्नी का नाम भी नागरिकता रजिस्टर में नहीं है। सरकार सफाई दे चुकी है कि जिन लोगों के नाम रजिस्टर में नहीं है उन्हें अपील करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। फिर भी विपक्षी दलों ने बवाल मचा रखा है। आमतौर पर संसद परिसर में नेता एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं करते, लेकिन आज संसद परिसर में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच खुली तकरार हुई। आप इस देश में रहने के बाद आपको रखा संसद के दोनों सदनों में भी असम के एनआरसी विवाद पर जमकर हंगामा हुआ। एनआरसी विवाद पर राज्यसभा में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। उनकी टिप्पणी से बात इतनी बिगड़ गई कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस बीच बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने का वादा करके टीएमसी और विपक्ष को और भड़का दिया। बहुत ही सेंसिटिव इशू तो है ही, लेकिन अगर जैसा कि आम चर्चा है कि लोगों के पास बेसबूत हैं तो उनका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन जो नाम काटे गए उनमें बिहार के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। नाम किसी का काट दिया जाए तो जाएगा कहां फिर ये? एनआरसी में साबित करने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति पर ही जिम्मेदारी नहीं ठोकनी चाहिए, तुम साबित करो, सरकार को भी साबित करना चाहिए। द ऑनर शुड नॉट बी ऑन पर्सन, द ऑनर शुड लाई ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। ये तो आप कचहरी में खड़े करते हैं, आपका नाम नहीं, आपका पता नहीं। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर I know what to do. अब अपना काम करिए। सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वॉच एंड वार्ड का काम तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। ममता जी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती हैं और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठी आराम से आ रहे हैं। एनआरसी यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल के नौजवानों की मांग है। बंगाल में घुसपैठियों को पहचान होना चाहिए। यहाँ पर यदि लोग मांगेंगे सरकार से तो सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए। जो लोग रहेंगे सरकार में वो उस समय निर्णय करेंगे। बंगाल जैसा स्टेट है, यहाँ राज्यपाल से लेकर कई ऑथोरिटी ने कई बार बोल चुके हैं, यहाँ काफी घुसपैठिया आए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, लाखों करोड़ों में हुआ है और यहीं से होकर के सारा देश में घुसपैठिया फैल गए हैं। इसलिए अनवांटेड जो भी है यहाँ अवैध रूप से जो प्रवेश कर चुके हैं उनको हम एनआरसी के आदेश, यहाँ भी एनआरसी लागू करेंगे। बीजेपी अगर सत्ता में आएगा तो, और इनको यहाँ से बेदखल करेंगे। ये प्रदर्शन असम में एनआरसी के खिलाफ, जहां पर 40 लाख लोगों को नाम रद्द किया गया, उसको हटाने के लिए एनआरसी। असम राज्य में बरसों से रहने के बावजूद अगर वे लोग अपनी नागरिकता के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों से उनकी नागरिकता ही छीन ली जाए, परंतु बीजेपी एंड कंपनी इसका भी फायदा लेने का प्रयास कर रही है। पूरा इतिहास अगर घटनाक्रम देखें तो ये उस समय का है जब यूपीए की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्या का आना 2002-2004 के बाद शुरू हुआ। उस समय वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार। प्रश्न ये उठता है कि उनको कैसे आए, क्यों कर आए, कैसे आए, वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था किसने की, और फिर 10-15 वर्ष क्यों चुप्पी साधे रहे। कहीं मनी मन ये तो नहीं था कि शायद डेमोग्राफी में कोई बदलाव आएगा और उन्हें वोट बैंक का लाभ होगा। तो अब सीधा सा सवाल यह है कि घुसपैठियों के नाम पर यह राजनीति कौन कर रहा है, और जो इस देश के नहीं है क्या उन्हें इस देश में रहने देना चाहिए क्योंकि उनका वोटर कार्ड बना हुआ है और वो वोट देते हैं,
इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रबीर बिस्वास हैं, टीएमसी समर्थक हैं। देश रतन निगम साहब हैं, आरएसएस थिंकर हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें 1,90,00,000 लोगों के नाम थे। बाद में जो दूसरा ड्राफ्ट आया उसमें 2,90,00,000 के करीब लोगों के नाम हैं। यानी जो सुधार हुआ उसमें 1 करोड़ लोगों के नाम और जुड़ गए। सरकार अभी कह रही है कि ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है और लोगों के नाम जुड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब हो रहा है, सबको मौका मिलेगा अपनी नागरिकता साबित करने का। तो फिर दिक्कत कहां है? इस पर सियासत क्यों? देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा है कि सरकार की एक नीति रही है कि अपनी जितनी भी अपनी विफलताएं होती है इनको छिपाने के लिए वो लोग उसको एक इमोशनल मुद्दे से जोड़ेंगे और उसमें वोट बैंक की राजनीति करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है भाजपा से कि अगर आपको लगता है कि पहले लिस्ट के बाद से दूसरे लिस्ट में 1 करोड़ लोग अगर ऐड हुए हैं तो आप थोड़ा और वेट कर लेते और लिस्ट को प्रॉपर करके डिक्लेयर करते। क्यों आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? पर वो तो कह रहे हैं देख रहा है सर, गृह मंत्री ने सदन में बयान दिया कि हमने दूसरी लिस्ट जारी की, उसके बाद जो 40 लाख लोग हैं उनको फिर हम ये मौका दे रहे हैं कि आप अभी भी मौका है आपके पास 31 दिसंबर तक का, आप साबित कर दीजिए कि आपके पास सबूत है कि आप 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। तो फिर इसमें दिक्कत कहां है अभी? और उसके बावजूद भी अगर किसी को ऐसा लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का उसके पास रास्ता है। सुशांत जी, अगर मैं भारतीय हूं और मुझे ये बताया जाए ये लिस्ट में कि मैं नहीं और मुझे प्रूव करना है, क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? ये नोटबंदी वाला ही मामला है। हर आदमी को उन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया, उसको नोट लेके जाना है। कौन रोड पे खड़ा हुआ है? पैसे मिलेंगे। सरकार तो ये कह रही है कि जिनका नाम इस दूसरे ड्राफ्ट में नहीं है उनको जो सरकारी योजनाओं के फायदे मिल रहे थे वो तक मिलते रहेंगे, वो अपने घरों में रहेंगे, वो इसी देश में रहेंगे। कौन उनको कल से निकाल दे रहा है? तो क्या जल्द थी, क्या जल्दबाजी थी ये लिस्ट को डिक्लेयर करने की? आप उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते। मेरा सिर्फ ये कहना कि 40 लाख लोग अगर दूसरे लिस्ट में भी नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली उसको ये होगा कि हम लोग इनसिक्योर हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा यही कहना है हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, अन्याय हो रहा है तो अदालत जाए। जब 40 लाख लोग आखिरी मौका मिलने पर भी साबित नहीं कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल तो फिर ऐसा क्यों रहने दिया जाए इस देश में? भाई 40 लाख लोगों को अगर वो भारतीय हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। सरकार को अपनी नीति जो लिस्ट है उसको प्रॉपर करने में और समय लेना चाहिए था और एक ऐसी लिस्ट लानी चाहिए थी कि जहां पे सही में वो बाहर के लोगों की या बगरों की लिस्ट हो। मुझे बांग्लादेश एक चीज का और जवाब दीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं किया जा सकता। रोहन जी मुझे ये बताइए, रोहन जी मुसलमान हो सकता है। रोहन जी मुझे ये बताइए, बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊं उससे पहले, कि अगर ये 40 लाख नहीं है जो आखिरी ड्राफ्ट आया उसमें मान लीजिए 10 लाख लोग ही रह गए, 5 लाख लोग रह गए या 1 ही लाख लोग रह गए और वो साबित नहीं कर पाए कि वो भारतीय नहीं है, भारतीय हैं, तो क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं है ना? नहीं बोलना चाह रहा हूं सुशांत जी कि 40 लाख लोगों के सर पे आप ये जिम्मेदारी डालेंगे कि उनको ये प्रूव करना होगा कि वो भारतीय, वो चीज गलत है। अगर यही चीज रीजनेबल लिस्ट हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं, पर आप 40 लाख लोगों को ऐसे नहीं कर सकते कि उनको रोड पे आना पड़े कि वो भारतीय है, वो चीज उसको प्रूव करनी पड़े। ठीक है, वो चीज गलत है। मैं इसका जवाब ले लूंगा के शर्मा साहब से कि रीजनेबल लिस्ट की संख्या क्या हो सकती है। बिस्वास साहब, जब सरकार कह रही है कि हम सबको अभी जो सुविधाएं मिल रही थी सरकारी योजनाओं की वो भी दे रहे हैं, वो अपने घरों में रह सकते हैं, उनको और मौका मिलेगा कि वो अपनी नागरिकता साबित कर सके, और उसके फाइनल ड्राफ्ट के बाद भी दिक्कत हुई तो अदालतों का रास्ता है, उन्हें 31 दिसंबर के बाद देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? इस पर सियासत क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन हम कभी भी नेपाली घुसपैठियों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो हिंदू है। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हुए हैं, अगर कोट अनकोट घुसपैठी, वो मुसलमान है
इसीलिए उनको अक्यूज किया जा रहा है। मेन बात क्या है, ये सरकार की एक ही एजेंडा है, इंडिया से, भारतवर्ष से पूरा मुसलमान को सफाया करे। ये एक तरीका है। अच्छा, और ये यही सुप्रीम कोर्ट का भी एजेंडा है जिसके निरीक्षण में ये पूरा रजिस्टर तैयार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यही एजेंडा है, ठीक है, देश से मुसलमानों को हटा दें। सुप्रीम कोर्ट का बात का इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? अरे सर, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर वहां लिस्ट तैयार हो रही है और उसमें 40 लाख लोग, सारे 40 लाख लोग मुसलमान ही है क्या? और अगर मुसलमान है नहीं तैयार कर रहे हैं तो जाना होगा। आप देखो, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? लिस्ट कौन तैयार कर रहा है? वो तो बीजेपी के कैडर लोग तैयार कर रहे हैं। लिस्ट तो बीजेपी के कैडर लोग तैयार कर रहे हैं ना। ये बीजेपी के काडर लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? ये भारतीय नागरिक, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट पास नहीं कहा होगा कि बीजेपी के काडर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदमी वोट तैयार कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बीजेपी का काडर लिस्ट तैयार करेगा सर। जिम्मेदार नागरिक हैं आप, ऐसी बात कम से कम मत करिए। तृणमूल स्तर में जाके कौन काम कर रहा है वो तो आप देखो। के शर्मा साहब, ये बताइए क्या बीजेपी का काडर तैयार कर रहा है, लिस्ट कर रही है? जी नहीं, वहां जो काम हो रहा है वो चुन के बांग्लादेश का नाम लेंगे। कुछ लोगों को वो साइड करना चाहते हैं, कुछ लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं। अब आप एक देखिए, केंद्र सरकार के पैसा से 65 करोड़। सर मुझे ये बताइए विश्वास साहब, अगर मुसलमानों को ही इस देश से निकालना एजेंडा है इस लिस्ट को बनाने के पीछे, तो पहले ड्राफ्ट में जब 1 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम थे तो उसको बाद में सुधार कर 2 करोड़ 90 लाख तक क्यों पहुंचाया गया? वही रहने देते फिर। और बार बार सरकार ये क्यों कह रही है कि ये 40 लाख में भी जो लोग साबित कर देंगे उनको रहने देंगे? अगर बीजेपी का काडर बना रहा है तो वही 1 करोड़ 90 लाख फाइनल कर देता। नहीं, गांव देहात के लोग अपने आप को कैसे साबित करेंगे? क्या डॉक्यूमेंट है? मैं बोलूं, 17 साल पहले क्या डॉक्यूमेंट थी? ठीक है, आप के शर्मा को इस पर रिस्पॉन्ड कर लेने दीजिए। के शर्मा जी। सुशांत जी, देखिए, ये जब 2-3 दिनों से जब ये चर्चा प्रारंभ हुई है, ये कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये दोनों इस देश के अंदर में पूरी तरह से झूठ और प्रोपोगंडा फैला के जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताए कि ये एनआरसी किसकी देन है, ये किसकी बेबी है, कौन लेकर आया था एनआरसी का प्रोजेक्ट? ये जो एनआरसी का जो काम था, इसकी शुरुआत 1985 में हुई, जब राजीव गांधी सरकार ने इसका समझौता किया। और उस समय तो हमारे सदन में सिर्फ 2 ही सांसद थे। 1985 में राजीव गांधी का ये पैक्ट किया हुआ है, और इसको जो है कांग्रेस इतने दिनों तक टालती आ रही थी। इसीलिए टालती आ रही थी क्योंकि इनको बाद में मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना था। और क्योंकि आज मैं पूछता हूं कि ये दुनिया भर के जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, देखिए, इनके झूठ को समझना हो तो आप एक बात और समझिए। आज गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में जो भाषण दे रहे थे, नहीं, मुसलमान से इसलिए जोड़ने की जरूरत है क्योंकि आज आप लोगों ने यह प्रश्न सदन के अंदर में कि लोगों का कोई मानवाधिकार है या नहीं है। आप मुझे बताइए, असम के लोगों का कोई मानवाधिकार है या नहीं है? आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और दूसरा, मैं आपको यह भी पूछना चाहता हूँ, गुलाम नबी साहब ने किस ढंग से झूठ बोला आज? आप देखिए, बीच में बोल रहे सुशांत जी उनको बात यही करनी, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। आपको अगर करनी थी तो फाइनल लिस्ट डिक्लेयर कर दे। नहीं, आप सुन लो रोहन जी, अभी आप पूरी बात तो सुनो। देखिए सुशांत जी, किस ढंग से इन्होंने गुमराह किया। गुलाम नबी साहब प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक समझदार व्यक्ति है, लेकिन सदन के अंदर में उन्होंने भाषण देते हुए क्या बोला? ये 40 लाख लोग का मतलब 2 करोड़ लोग। ये झूठ फैलाने की कोशिश, जबकि आप अरे कांग्रेस की बात कब तक करोगे आप? पर इंडिविजुअल नंबर दिए गए। नहीं, कोई यदि एक शर्मा साहब, प्रबीर बिस्वास ने एक सवाल पूछा। के शर्मा साहब, प्रबीर बिस्वास ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जो नेपाली घुसपैठिए हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या वो हिंदू हैं इसलिए? हाँ, नहीं, क्यों नहीं? जब उसकी जब जांच होगी तो उसमें क्लियरिटी होगा ना। इसीलिए तो ये हो रहा है कि वहां पर जानकारी आएगी कि कौन है इसमें, कौन नहीं है, कौन यहाँ बाहर से आया है, कौन यहाँ का लोकल निवासी है। सारी तथ्य तो सामने आएंगे।
अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, क्या इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के एंगल से देखना आपको वाजिब लगता है? और जो पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से हो रही है, क्या उसमें धर्म का एंगल देखना वाजिब है? बिल्कुल धर्म का कोई एंगल नहीं है, लेकिन आप जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं सर, ये रहमान साहब से पूछा मैंने कब है? आप वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल धर्म जाति विहीन। के शर्मा जी, ये सवाल मेरा अतीकुर रहमान साहब से था। आपकी नीयत में खोट है रहमान साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार की नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आज ये एनआरसी जो आपका बेबी था हमने उसको आगे बढ़ाया, हमने हिम्मत नहीं करने। अच्छा शर्मा साहब, थोड़ा सा रुक जाइए, रहमान साहब को बोलने दीजिए। है ही नहीं, जिसका सवाल है उसको जवाब देने दीजिए। रहमान साहब बोलिए। जी देखिए सुशांत, मैं प्योरली जो है ना सिर्फ और सिर्फ मानव अधिकार के बिना पर बात करना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से इन लोगों को वोट बैंक बना के रखा, इसका फायदा उठाया। तो अब बीजेपी ये चाहती है कि इनको किसी तरह से नलीफाई करके, कॉर्नर करके अपना हिंदू वोट कंसोलिडेट करे, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन यहां पर जैसे आपने इससे पहले सवाल पूछा था कि अगर कोई साबित ना कर पाएगा कि मैं भारतीय हूं, उसका क्या? तो भी उसको, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 1 लाख व्यक्ति हो, भारत सरकार उनको बाहर नहीं निकाल सकती है, बांग्लादेश या किसी और देश में नहीं ढकेल सकती है, जब तक कि अगला देश आपको ये गारंटी नहीं दे कि उनकी जान और माल की सुरक्षा लेकिन हमारे हवाले है। ये बताया नहीं है कि अगर ये 40 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितने भी हो, उन पर आखिरी कार्रवाई क्या होगी? ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो घुसपैठिए हैं, तो पहले उनसे जो नागरिक होने का अधिकार है, जिसमें उनको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो तो छीना जा सकता है और उन्हें बताओ शरणार्थी रहने दिया जाए, नागरिक क्यों रहे वो? ये जो ना बताने की प्रतिक्रिया है, यही सारे के सारे लोगों के मन में अविश्वास क्रिएट कर रही है। बात को समझिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, इनको इसमें स्पेस मिल रही है ये बात फैलाने का कि ये कहीं ना कहीं से इन लोगों के साथ में ज्यादती होगी। देखिए, लोकल पुलिस, लोकल काडर, फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी के लगातार काम कर रहे हैं असम के अंदर। वो ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको टारगेट किया जाए। नहीं सर, लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं है, चेक करती है, वो वोट क्यों दे? पुलिस अभी वो सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा क्यों ले? और सिर्फ उसकी बात नहीं है सर, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा है। कर दीजिए, हम पहले 130 करोड़ लोग हैं सर, उन 130 करोड़ लोगों में हम 2 करोड़ 4 करोड़ लोग एक्स्ट्रा जो हैं, उनको उनका पेट भरें, उनको सारी सुविधाएं दें, उनको वोट देने का अधिकार दें, क्यों दें? हाँ, ये मानव अधिकार के उसमें आएगा। वोटिंग आप ले लीजिए वापस, वोटिंग राइट कतई नहीं मिलना चाहिए उनको, लेकिन उनको मानव अधिकार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मामले पे कहा, आपको उनको बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज देना पड़ेंगी। देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। निगम साहब, 2 बातें बताइए। एक तो क्या इसमें धर्म का एंगल कि अब घुसपैठिए हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये देखकर इस देश में कार्रवाई होगी क्या? और दूसरा जो कह रहे हैं रहमान साहब कि उन्हें कम से कम मानवाधिकार के नाम पर आपको सुविधाएं देनी होंगी या देश से नहीं निकालना होगा, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बहुत बड़ा सवाल उठा था वो ये था कि वहां के जो मूल निवासी हैं 2047 तक वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अलार्मिंग था। और दूसरी उपमन्यु हजारिका कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने बड़ा साफ एक फाइंडिंग दी थी कि जो बांग्लादेशी पासपोर्ट्स जिनके पास है वो वहां जमीन खरीद रहे हैं और असेंबली का इलेक्शन भी लड़ लेते हैं वहां पे। ये ऐसी बड़ी खतरनाक बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत जल्दी करने के आदेश दिए। और ये इतनी खतरनाक बात है कि कोई और देश का नागरिक आपके यहाँ इलेक्शन लड़ सकता है जो नागरिक भी नहीं है, और वो पासपोर्ट के जरिए यहाँ पे जमीन भी खरीद सकता है। तो इसमें देखिए बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पे इस पर लोग राजनीति कर रहे हैं, घुसपैठिए हैं और इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन
कहां जाना पड़ेगा सर? देखिए, कहां जाएंगे? जाएंगे तो बांग्लादेश जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बांग्लादेश से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, बिना बातचीत के नहीं। जब तक नहीं जा सकते तो वो शरणार्थी बन के यहां पर रहेंगे, और उनका जो मानव अधिकार है, जो थोड़ा बहुत जो भी है, आप उनसे सबसे पहले वोटिंग राइट ले लीजिए उनका। वो जो नौकरियों में है वो आपको उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अपने संसाधन बहुत कम है यहाँ पर देश के लोगों के लिए। तो पहला हक हमारे देश के नागरिकों का बनता है, और जो राजनीति इस पे कर रहे हैं वो अपने देश के नागरिकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो जो ह्यूमन एंगल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से देखिए, ह्यूमैनिटी से बांग्लादेश का हम नहीं लेंगे, भारत का हम नहीं रखेंगे, तो वो लोग कहां जाएंगे? जो रोहिंग्या, वो देखिए, जब तक ये मामला नहीं सुलझता है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे यहाँ पर। हाँ। पहली बात। दूसरा, इसको यूनाइटेड नेशंस का एक जरिया है, इंटरनेशनल फोरम का जरिया है, जहां पे इस बात को सुलझाया जा सकता है और बात की जा सकती है। और जो विश्वास साहब सवाल उठा रहे थे कि इसी तरीके से नेपाली घुसपैठियों पे भी देखिए, नेपाल के साथ हमारी एक ट्रीटी है, हम वहां जाके काम कर सकते हैं, वो यहां आके काम कर सकते हैं। इसलिए विश्वास साहब को इस चीज के बारे में नहीं मालूम है, तो ये शायद इस तरह का बिना जानकारी के टिप्पणी करना गलत बात है। हम देश कंट्री टू कंट्री एक ट्रीटी है जिसके तहत ये होता है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम इस मुद्दे पर लौटेंगे कि अगर मान लीजिए ठीक है 40 लाख नहीं है, 10 लाख ही है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि ये आखिरी ड्राफ्ट में जो 10 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, ये इस देश के नागरिक नहीं है, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी और क्या उस कार्रवाई का देश की बाकी पार्टियां समर्थन करेंगी? क्योंकि ये देश हित में है, और इस पर भी हम सवाल पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एसोसिएट स्पॉन्सर, पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, विमल। एनआरसी को लेकर, यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर, जिसमें असम में 40 लाख लोगों के नाम नहीं है उस रजिस्टर में, और कहा जा रहा है कि वो घुसपैठिए हैं, उसी को लेकर पूरा हंगामा। सरकार कह रही है हम इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए कार्रवाई हो रही है, और अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो कार्रवाई होगी उन पर। विपक्ष कह रहा है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी की साजिश है, और इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लिया गया है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की तरफ से के शर्मा है, रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रवीर बिस्वास हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, देश रत्न निगम आरएसएस लिंकर हमारे साथ हैं, और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। मुझे एक बात बताइए बिस्वास साहब कि ममता बनर्जी ने अब ये आखिरी ड्राफ्ट भी नहीं आया, आगे क्या होगा ये भी नहीं पता, और क्या ये घुसपैठिए जो देश में नहीं रहने चाहिए वो देश से बाहर कर दिए जाएंगे ये भी नहीं पता। उन्होंने तुरंत कह दिया कि पश्चिम बंगाल में हम इनको जगह दे देंगे। क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? जो घुसपैठिए भारत के लिए घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल के अपने नागरिक हो जाएंगे क्या? और वहां सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएंगे तो वो चलेगा क्या? विश्वास साहब आपसे सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आखिर में होगा क्या ये किसी को नहीं पता। ये घुसपैठिए देश से बाहर निकाले जाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि उन्हें हम पश्चिम बंगाल में जगह दें। पश्चिम बंगाल के लिए नागरिक कैसे हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ममता बनर्जी बोली है कि 40 लाख लोगों को यहां जगह दे देंगे, ऐसा तो नहीं बोली वो। उन्होंने बोला कि जिन पर कार्रवाई होगी हम जगह दे देंगे उनको। ममता बनर्जी कहां बोली है? उनका स्टेटमेंट है सर। ममता बनर्जी कहां पे बोली है ये 40 लाख लोगों को बंगाल में? 40 लाख नहीं कहा उन्होंने कहा जिन पर कार्रवाई हो रही है उनके लिए पश्चिम बंगाल में हम जगह देंगे। देखिए मुद्दे पे आइए। ममता बनर्जी कभी नहीं बोली कि ये 40 लाख लोगों को बंगाल में शेल्टर देगी। तो नहीं देंगी ना? ये है ये नहीं देंगी, ये भी तो साफ कर दीजिए। जो जेन्युइनली घुसपैठिए निकलेंगे उनको क्या किया जाएगा? कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया असम में, जैसे हिटलर बनाए थे कंसंट्रेशन कैंप, वैसा कैंप बनाया गया है जहां रिफ्यूजी लोगों को रखा जाएगा। ये पूछ रहा हूं, बात कर रहे हैं आपको जिम्मेदारी पूरी पूछ रहा हूं दीजिए। पश्चिम बंगाल में उनको जगह नहीं मिलेगी ना, आप ये कह रहे हैं? सुशांत जी नहीं, पश्चिम बंगाल में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो देश तय करेगी ना, ये राष्ट्र तय। देश तो तय कर रहा है, हम आप तय करने वाले तो नहीं। नहीं, देश तो तय कर रहा है। ममता बनर्जी अलग से तय कर रही है कि हम जगह दे देंगे, जैसे पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा ही ना हो, वहां कुछ अलग चलता हो कानून। ममता बनर्जी कहां बोली है ये 40 लाख लोगों को शेल्टर? तो आप बोल दीजिए आज कि क्या ममता बनर्जी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना?
नहीं, ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आप तय नहीं करेंगे। वो एक राज्य के क्या हम आप इस देश के नागरिक नहीं है? वो क्या करेंगे वो डिसाइड करेगी। ममता बनर्जी इस देश की नागरिक हैं, मैं भी आप और आप भी इस देश के नागरिक हैं। अगर इस देश के हित में एक रजिस्टर बना है जिसमें घुसपैठिए बाहर निकालने की बात हो रही है या कार्रवाई की बात हो रही है, तो ममता बनर्जी कुछ अलग करेंगी जो इस देश का हिस्सा ना हो? नहीं, पहले तो ये बताइए आप, ये घुसपैठी आए कहां से, कैसे आए? हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे थे? घुसपैठी घुसे कैसे? क्या हम पीछे जाएं और बीएसएफ के कौन-कौन से लोग वहां पर तैनात थे उन पर कार्रवाई करें पहले? अरे जो लोग आ गए और घुसपैठी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे ना। नहीं, देखिए बहुत लोग जुड़ जाएंगे साहब। अगर कोई घुसपैठी भारत में आके वो कोई नागरिक का कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया है, वोटर कार्ड लिया है, तो पहले उसका भी जांच होना चाहिए। कौन ऑफिसर्स लोग ये सब? ठीक है रहमान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास इलेक्शन में, लेकिन पहले रोहन गुप्ता जी मुझे ये बताइए कि क्या ये जो 40 लाख लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है, इसकी जिम्मेवार कांग्रेस नहीं है? अगर आपने 1985 में समझौता किया और उसी वक्त वो रजिस्टर बनाया होता, तय कर लिया होता कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है, तो शायद कुछ हजार में काम बन जाता। आज ये 40 लाख की जो संख्या है वो नहीं होती। बिल्कुल नहीं। देखिए ये बहुत संवेदनशील प्रक्रिया है और जिस प्रकार से आपने बताया कि पहले लिस्ट और दूसरे लिस्ट में 1 करोड़ लोगों का फर्क आ गया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए थी तो थोड़ा और समय मैं आपसे पूछ रहा हूं हर भारतीय की जिसका अधिकार है 1985 में राजीव गांधी ने वादा किया, आज जब और उसके बाद से 85 से लेकर 2018 तक 33 साल में 20 साल से ज्यादा देश में आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं किया? 2000 मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया 2005 से कांग्रेस की सरकार में शुरू हो चुकी थी और 2005 से शुरू होने आपने 1985 में अकॉर्ड साइन किया और 2005 में काम शुरू किया। आप ये 20 साल क्या करते रहे आप? जब भी मुझे देखिए तब भी बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया एक संवेदनशील प्रक्रिया थी, तब तक ये प्रक्रिया चली और हमने, आप एक चीज बताइए कि पहले लिस्ट और दूसरे लिस्ट में 1 करोड़ का फर्क है, तो इस प्रक्रिया का क्या मतलब है? सरकार को चाहिए था कि आखिरी लिस्ट डिक्लेयर करती कि जिसमें हर पार्टी के अधिकार का रक्षण हो। कि आपने 20 साल लगाए इस प्रक्रिया को शुरू करने में, आपने वो 20 साल नहीं गवाए होते तो उस 20 साल में जो घुसपैठिए देश में दाखिल हो गए, जिनके वोटर कार्ड बन गए, जिनके राशन कार्ड बन गए, उनको रोका जा सकता था। आपने देश के लिए क्या किया 20 सालों में? संवेदनशील प्रक्रिया है सुशांत जी, 20 साल संवेदनशील प्रक्रिया, 20 साल लग गए आपको संवेदनशील प्रक्रिया शुरू करने में। प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। आज जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में करवा दिया। इसके समय में भी ये लिस्ट बनी है, ये ऐसा नहीं है कि 4 साल में हुआ है। ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हर भारतीय के अधिकार का रक्षण हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, उसको अपने अधिकार से वंचित ना रखा जाए। ठीक है, के शर्मा साहब, राजनीति ना हो। मुझे ये बताइए कि जब अभी इस पूरे मामले में विवाद चल ही रहा है और आपके पार्टी के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम पश्चिम बंगाल में भी यही काम करेंगे और घुसपैठियों को निकालेंगे, पहले एक तरफ तो काम पूरा हो जाने देते, ये आग में घी डालने जैसा नहीं है क्या? सुशांत जी देखिए, ये काम जो है आसाम में ही कुछ प्रारंभ हुआ है और आसाम में ही ये पहले होगा और आसाम का ही विषय है, उसके अलावा नहीं। लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, 20 साल इनकी संवेदना जो है, ये क्या वो छाती पीटते रहे उनके साथ और देश में घुसपैठ कराते रहे और उनको जो है वोटर का अधिकार दिलाकर उनसे वोट लेके सरकार बनाने का काम करते रहे। ये जो है देश के संसाधनों को लुटाने का काम करते रहे आप। 20 साल तक आपने क्या किया? और कोर्ट ने जब आपको फटकार लगाई, कोर्ट की फटकार के बाद जो है 3 साल के अंदर शर्मा साहब और आज 20 साल में वाजपेयी साहब की भी सरकार है, आपने क्यों नहीं किया तब? कब तक वोटर लिस्ट वाजपेयी साहब की सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया तब? 4 बार जो है के शर्मा जी, वाजपेयी सरकार के वक्त ये क्यों नहीं हुआ? फाइनल होता है। के शर्मा जी, वाजपेयी सरकार के वक्त ये क्यों नहीं हुआ? आप लोग क्यों नहीं तब जागे? आपकी हर चीज में राजनीति है। क्यों? नहीं, वाजपेयी सरकार का इसमें कहां विषय आ रहा है?
आप 2005 जब आपने, मैं कह रहा हूं 1985 में अकाउंट साइन हुआ, जब 1999 से लेकर 2004 तक आपकी सरकार रही, तो आपने केंद्र में रहते हुए ये रजिस्टर क्यों नहीं बनाया? रजिस्टर करवाया था इन्होंने। अरे साहब, उस समय कोर्ट में ये मसला चल रहा था, 2005 में फिर से ये सिस्टम आया है। नया अकॉर्ड हुआ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ। और यही लेकर गए थे ये लोग। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको राजनीति करनी है। रोहन गुप्ता जी, 2005 में आपने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से नया आपने एक एग्रीमेंट साइन किया, क्या ये गलत है? मामला और आप लोगों ने करवाया था इसको। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ कांग्रेस ने 2005 में एक नया एग्रीमेंट साइन किया था। ऐसा है, जो के शर्मा जी, आपने जिस प्रकार से शर्मा जी की मैं बात सुन रहा था, कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ इतनी, आपने लिस्ट जारी की, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपने पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में 1 करोड़ का फर्क। अब आप बोल रहे हैं कि और भी जो भारतीय हम मौका देंगे। अरे भैया, पूरी लिस्ट साथ में डिक्लेयर कीजिए ना, क्योंकि ये संवेदनशील प्रक्रिया थी, हमने समय लिया। कांग्रेस को लग रहा था कि इसमें देश की अखंडता से इसमें खतरा हो सकता है। आपने एक बात तो साफ कर दी कि आपको जो घुसपैठिए हैं उन पे कार्रवाई से दिक्कत नहीं है। जो है, एक मिनट शर्मा साहब, प्रक्रिया नहीं है। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आप सबसे चाहता हूं। उसको भी कम से कम 4 बार वेरीफाई करना पड़ता है। लोग जाके कंप्लेंट करते हैं, लोग जाके नाम जुड़वाते हैं, लोग जाके नाम जुड़वाते हैं। ये तो पूरे जो है नागरिकता का मसला है, इसमें 14 पॉइंट ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय है। ये हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, आपने देश को भड़काने की कोशिश की है। आप मुझे बताइए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ये आप कर रहे हैं। आप स्टैंड बताइए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए के प्रति आपका क्या स्टैंड है कांग्रेस का? स्पष्ट करें कांग्रेस आज। सर, के शर्मा जी और रोहन जी, एक मिनट रुक जाइए। शर्मा जी, मेरे पास वक्त नहीं है। एक आखिरी सवाल जिस पर मैं आप सभी का जवाब चाहता हूं, रोहन जी से शुरू कर रहा हूं। रोहन जी, छोटे में जवाब दीजिएगा। 40 लाख हो या कोई एक घुसपैठिया मिले आखिर में जाकर, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देश से निकाला जाना चाहिए उसको? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आप देश से निकालेंगे तो पहले आपको बांग्लादेश से बात करनी पड़ेगी, पर उसकी प्रक्रिया फिक्स हो, जिससे कोई भी भारतीय को अपने हक से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अगर घुसपैठिया है, विश्वास साहब, पूरी अगर 1 निकले या 10 निकले या 10 लाख निकले, देश के अगर घुसपैठिए हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? छोटा जवाब दीजिएगा। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी विश्वास साहब। हाँ, देखिए, एक ही कार्रवाई होना चाहिए, किसी का भी मानवाधिकार उल्लंघन होनी नहीं चाहिए। हर एक इंसान जो घुसपैठी हो ना हो, उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। वो व्यवहार क्या होना चाहिए? उन्हें भारत में रहने देना चाहिए वैसे ही जैसे रह रहे थे। क्या मानवाधिकार होता है? घुसपैठियों का क्या मानवाधिकार होता है? वो जाएंगे पश्चिम बंगाल कोई अलग जाएंगे, पूरी प्रक्रिया बेकार हो गई है क्या? जब कहीं जाएंगे ही संविधान बना रही है, यहीं रहेंगे तो प्रक्रिया का मतलब क्या रहा? भी कोई मानवाधिकार होगा इस देश में? धर्मशाला बना लिया आपने इसको। निगम साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, बड़ा साफ है, घुसपैठिए हैं, उनका नागरिकों के साथ तुलना नहीं करी जा सकती। उनको वो सहूलियतें भी नहीं दी जा सकती जो नागरिकों को मिली हैं यहाँ पर, और उनको यहाँ से वापस भेजने की, बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। वो इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश के संसाधनों पे उनका हक नहीं है, इसलिए उनको वापस बांग्लादेश से बातचीत करके, अगर बातचीत से बात नहीं हल होती है तो आपके पास बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, वहां पर जाके आप उनको वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके, जिसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। वो कैसे स्वीकार करेंगे कि नागरिकता लेकर उनको शरणार्थी माना जाए? शरणार्थी माना जाए, जी, एकदम शरणार्थी माना जाए। लोग हैं भारत में जा चुके हैं, रहमान साहब, फिर वापस अतिकुर रहमान साहब, क्या होना चाहिए? एक घुसपैठिया निकले, 10 निकले, 10 लाख निकले, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनको वर्क परमिट, इनको वर्क परमिट देने चाहिए भारत के अंदर ही, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ये उन सेक्टर्स में काम करते हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, रोड डेवलपमेंट में, हाईवे डेवलपमेंट में जुड़े हुए हैं, जहां पर लोकल पॉपुलेशन काम करना नहीं चाहता है।
वर्क परमिट देके इनका अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। इसके ऊपर जनाब हमारे यहाँ बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हमारे पास बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो काम करने के लिए हर जगह तैयार बैठे हैं। इनको वर्क परमिट देना चाहिए बजाय इसके कि इनको कहीं धकेला जाए। वर्क परमिट देना चाहिए सर आप कह रहे हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स, सरकारी योजनाओं का फायदा, ये क्या इनको मिलता रहना चाहिए? नहीं, वोटिंग राइट ले, वोटिंग राइट डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं है। जिस तरह से नेपाल के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को हम वर्क परमिट देते हैं, वैसे दिया जा सकता है। इस पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने काफी स्टडीज की हैं और दूसरी स्टडीज आई हैं। गवर्नमेंट को उनको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे एक बात और बताइए, अगर यही प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी हुई और वहां भी ऐसे ही 40-50 लाख 1 करोड़ लोग निकल आए, तो करते करते अगर आंकड़ा 2, 2.5, 3 करोड़ का पहुंच गया तो उन सबको आप इसी देश में रखेंगे? ये लायबिलिटीज नहीं है, मुंबई में भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, एनसीआर रीजन में भी हैं। ये लायबिलिटीज नहीं है, ये काम करती हैं, दिन भर काम करके अपनी दो वक्त की रोटी जुटा पाती है। ये गरीब है, निचले तबके के लोग हैं और इनको हम एसेट बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके मेहमान है वो, इनके बिल्कुल मानव अधिकार के तहत वो मेहमान है। आप शुक्र देखिए, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर भारत में कभी कोई विपदा आती है तो आपके हाथ में भी कटोरा आ सकता है, आप भी किसी दूसरे देश में शरणार्थी बन के जा सकते हैं। भगवान का शुक्र भेजिए कि आप पे वो नौबत नहीं आ रही है। रहमान साहब, भगवान की नेमत ये है कि आज भी जो भारतीय जाते हैं, बाकायदा वीजा लेकर जाते हैं, वहाँ देश की शान बनते हैं और वहाँ जाके मेहमान नहीं बने हुए हैं और किसी देश ने भारतीयों को मेहमान बनाया भी नहीं। मानते हैं, हम मानते हैं। अगर वो मेहमान है तो 4 दिन के हैं मेहमान, इसीलिए नॉन रिफॉर्मेंट ट्रीटी है, इसीलिए नॉन रिफॉर्मेंट ट्रीटी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ह्यूमन राइट्स है। बेशक इंडियन ह्यूमन राइट्स नंबर 1 आती है, लेकिन आप मानव अधिकार को इस तरह से उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, के शर्मा साहब, अब आप बताइए सरकार क्या करने का सोच रही है? आपको अभी तक यही है, कोई मानवाधिकार नहीं है, लोगों को पता नहीं कि होगा क्या जो है मानवाधिकार है। के शर्मा साहब, सरकार करेगी? बिल्कुल नहीं, का कोई मानवाधिकार नहीं है। के शर्मा जी, सरकार क्या करने का सोच रही है? ये आपकी हठधर्मी है, ये आपकी ज्यादती है। देखिए सुशांत जी, सबसे पहला तो ये है कि ये जो है एनआरसी रजिस्टर के माध्यम से पहले तो ये आइडेंटिफाइड किया जाएगा कि कितने लोग इसमें जो है घुसपैठिए हैं, कितने लोग इसमें जो है अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत के अंदर आए। इसके बाद देश की संसद है, देश में विभिन्न राजनीतिक दल है, देश में न्यायालय है, इन सारे चीजों पर विचार करके और इनके लिए एक जो है हल जो है पर उसी संसद में जाएगा। अगर टीएमसी ये कहेगी कि मत निकालिए इनको देश से, यहीं रहने दीजिए, रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कि इनको ठीक है, जो भी निकले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बातचीत कीजिए। सुशांत जी नहीं, तो सुशांत जी ही होना चाहिए, उसको अपने अधिकारियों से वंचित नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जो लिस्ट बनती है जो सही में घुसपैठी है, बिल्कुल धर्म और झूठ कांग्रेस फैलाना बंद करे। रोहन जी मुझे ये बताइए, यही झूठ बोलकर और यही रोहन जी मुझे ये बताइए, रोहन जी मुझे ये बताइए, देखिए आप राजनीति करते हुए इस सरकार पर भले आरोप लगाइए माइनॉरिटीज के खिलाफ होने का, लेकिन एक सच ये भी है कि इसी सरकार ने अगर कहीं विदेश में फंसे हुए किसी क्रिश्चियन को मदद की जरूरत थी तो उसको भी वापस लेकर आए, अगर मुसलमान भाइयों और बहनों को जरूरत थी तो उनको भी लेकर आए, अलग अलग जगह सीरिया से दूसरी जगहों से बचा कर लाए। तो किसी भारतीय को जब वहां नहीं छोड़ा तो यहां से कैसे बाहर निकाल देंगे? देखिए, कोई भी क्यों इन्होंने राजनीति की, क्यों वेट नहीं किया? ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, किसी को भी संदेह ना हो। रोहन जी, राजनीति कहाँ है इसमें? आवाज नहीं आनी चाहिए थी, क्या अन्याय हो? प्रक्रिया नहीं देखी है सुप्रीम कोर्ट ने। 40 लाख लोगों को, जिसमें और भी भारतीय हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 40 लाख लोग? पर रोहन जी, सीधा फाइनल लिस्ट जारी कर देना या फिर बीच में स्क्रूटनी कर करके उस लिस्ट को छोटा करते जाना और लोगों को मौका देते जाना कि आप फिर से, अगर आपके पास दिक्कत है तो मौका है आपके पास अपनी नागरिकता क्लेम करने का, वो बेहतर है। अरे
आज बिल्कुल नहीं। 40 लाख भारतीय, अगर उसमें 30 लाख है, 35 लाख है, क्यों भारतीय को यह प्रूव करना है कि वो भारतीय है? सरकार को अगर 1200 करोड़ रुपए मिले थे, अरे आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें कितने भारतीय हैं? क्या किया? क्यों उसको इस भारतीय को अपने हाथों में, आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें इतने भारतीय हैं? सदन के अंदर आप झूठ बोल सरकार रहे को हो, देखना सदन के बाहर है। अगर 1200 करोड़ का खर्च, चलिए ठीक है, मुझे लगता है इस पूरे मामले में बहुत सारे पक्ष थे जो लोगों के बीच आए हैं और मेरे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हो रही है वो ये ध्यान रखिए कि नेता कुछ भी कहें, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर उसकी निगरानी में हो रही है। जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में आए हैं असम में, उनके नाम तो ठीक है, जिनके इसमें नहीं है उनको अभी सरकार मौका दे रही है फिर से अपनी नागरिकता साबित करने का। तब तक उनको इस देश से कोई नहीं निकाल रहा। जितनी सुविधाएं उनको मिल रही थी वो मिल रही हैं और वो इस देश के नागरिक तब भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी नागरिकता छिन गई है। इस पूरे मामले पर सियासत से अलग जो कुछ भी होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।